हेलो एवरीवन। पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन हैं। और ये जो सेशन है ये हम लोगों ने बनाया है किसके लिए। एक तो वो लोग, वैसे ये मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है ये जो सेट ऑफ एमसीक्यूज है ना। दी सेट ऑफ एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर ऑल द रेलिवेंट एस्पेक्ट। मतलब हम लोग इस सीरीज को जब से चला रहे हैं, मैं आपको बता दूं जरा कि इसमें ना सिर्फ इसका वाले स्टूडेंट्स का फायदा होना है, बल्कि मैं ऐसा कहता हूँ कि इसमें जो हमने क्वेश्चन यूज करे ना वो सीसा डीसा लेवल के, ठीक है ना। तो सीसा डीसा लेवल के क्वेश्चंस यूज होने का मतलब बहुत क्लियर है कि जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस कराते हैं वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लार्जर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जहां पे जिसके लिए जो रेलेवेंट नहीं होगा मैं वो भी बता दूंगा। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है अगर इनको पढ़ करके जाते हैं तो सबसे पहली बात, कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर आप बहुत आसानी से कर जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग खोलना होता है, राइट। और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को सिस्टम बेस्ड एमसीक्यूज में जरूर आनी चाहिए, दैट इज द रिजेक्शन टेक्निक। और मैं हमेशा इन टेक्निक्स का जो है वो बयां करता रहता हूँ अपने हर एक सेशन में कि रिजेक्शन टेक्निक बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारों ऑप्शन अपने को समझ में आने चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। और जैसे ही वो चारों ऑप्शन समझ में आते हैं वी कैन अप्लाई रिजेक्शन टेक्निक, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। चलो जी, तो मैं धीरे धीरे देखो सब कुछ जो है वो होते 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 ही समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं कि पहला ही एमटीपी उठा करके अपन लोग इनिशिएट करते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट टर्म टेकन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूजन। अगर हम इंक्लूजन नाते बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा ब्रॉड टर्म कौन सी है। अब इन्होंने बोला एंटरप्राइज गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस गवर्नेंस एंड आइदर ए और बी। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है और बिजनेस गवर्नेंस जो होती है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कॉन्फॉर्मेंस भी बोलते हैं और बिजनेस गवर्नेंस को परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, राइट। और जो एंटरप्राइज गवर्नेंस होती है इट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस गवर्नेंस। तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूं, मतलब अगर हम लॉजिकली देखने जाएं तो हम क्या कहेंगे कि एंटरप्राइज गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, वो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, वाइडेस्ट हो जाएगा, राइट। बिकॉज इट इंक्लूड्स, मैं क्या कहूंगा, इट इंक्लूड्स बोथ दीज एस्पेक्ट्स, it includes both these aspects, right? So we have to be very clear with what we are doing, so that जिससे कि ना अपने को कोई तकलीफ किसी भी प्रकार की नहीं है। अपने क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अपनी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहता है ना खुद से भी, तो कि भाई अपने लोगों को कुछ गलत नहीं करना है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो किस तरह से वर्क करता है। तो आपने कहा कि चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस रिजेक्ट हो गया तो डी भी रिजेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली आंसर हैज टू बी। बट थोड़ा सा नॉलेज चाहिए उसके लिए, राइट, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए उसके लिए। ओके, अच्छा, कॉन्फर्मेंस है तो कॉन्फर्मेंस के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं आफ्टर द इवेंट्स है बेसिकली। और अगर परफॉर्मेंस की बात है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, फ्यूचरिस्टिक या फ्यूचर ओरिएंटेड। I think performance is related to what we are going to do with the business and conformance is about that whether जो compliances हैं, जो requirements हैं, जो shareholder का expectations है, ये सारी चीजों को fulfill किया है कि नहीं किया। कोई भी एंटरप्राइज अपने बिजनेस को ढंग से चलाए वो उसका बिजनेस गवर्नेंस है। और अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखे, ठीक है ना, इंक्लूडिंग टैक्सेशन अथॉरिटीज, इंक्लूडिंग अदर अथॉरिटीज अथॉरिटीज और अपने बाकी स्टेक होल्डर्स को खुश रखे, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू थ्री एस्पेक्ट्स। कौन से? FAT, ठीक है ना, फैट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हम लोग ये तीन मैटर्स को डील करने के लिए अपना गवर्नेंस का पूरा सिस्टम बना रहे हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिजनेस गवर्नेंस इज हाउ द बिजनेस इज मैनेज्ड। बिजनेस गवर्नेंस इज ऑल अबाउट व्हाट, हाउ द बिजनेस इज मैनेज्ड। ओके, मैं जब इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको जो इसका आंसर है वो आराम से आ जाएगा। देखिएगा जरा, डैश प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिक व्यू वेयर एज डैश प्रोवाइड्स अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। एक चीज जो हिस्टोरिक व्यू देती है और एक चीज जो फॉरवर्ड लुकिंग व्यू देती है। तो डैश प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिक व्यू, क्या हिस्टोरिक व्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि अगर हम लोग देखें, चलो एंटरप्राइज गवर्नेंस तो ऑल इंक्लूसिव है, तो
मतलब बात ही नहीं हो सकती ना। एंटरप्राइज गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, राइट। तो आपको अब देखना पड़ेगा कि ए पॉइंट तो रिजेक्शन में चला जाएगा। व्हाई? बिकॉज एंटरप्राइज गवर्नेंस इंक्लूड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। तो किसी चीज के अंदर कोई चीज अगर ऑलरेडी है तो उसका तो कोई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। तो अब डी भी लगभग लगभग देखते बनेगा कि नहीं बने, नन ऑफ द अबव। अगर और भी जगह एंटरप्राइज गवर्नेंस करके वर्ड दिया हुआ होता तो वैसे भी बात ना कर पाते, लेकिन दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस गवर्नेंस रिस्पेक्टिवली, बिजनेस गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्पेक्टिवली। अगर मैं इन ऑप्शंस को ढंग से देखूं तो मेरे को आंसर अभी क्या समझ में आ रहा है? अभी तो जब मैं ऑप्शंस को देखता हूँ ना तो मेरे को आंसर लगता है कि इस केस में आंसर होना चाहिए बी। व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज व्हाट, बैकवर्ड लुकिंग ना, हिस्टोरिक व्यू कि काम किए थे कि नहीं किए थे, वहां पे वो गवर्नेंस चेक होता है। जबकि बिजनेस गवर्नेंस क्या है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू परफॉर्म, सो दैट इज मोर फॉरवर्ड लुकिंग। ओके, सो आंसर हैज टू बी बी। चलो थर्ड, व्हाट आर द मेजर की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ जीईआईटी? ठीक है ना। सो जीईआईटी स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। तो जीईआईटी का की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कौन से होते हैं? वैसे अगर आप देखें तो कुछ प्रैक्टिसेस होती है जिनको हम बोलते हैं गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है ना जनरली वो ना, गवर्नेंस के काम ना तीन तरह के हैं, ई डी एंड एम। दैट इज इवैल्यूएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर। अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा कोबिट के ऊपर भी, तो कोबिट 5 जो है वो बोलता है कि हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं। उनके अंदर से एक प्रिंसिपल बोलता है कि गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए। एक प्रिंसिपल उनमें से क्या बोलता है, दैट गवर्नेंस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। गवर्नेंस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। लेट मी एक्सप्लेन, राइट। one of the principles it says one of the principle it says okay, one of the principle it says separating governance from management. अब बोले तो क्या, जरा सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि गवर्नेंस देने वाले लोग जो हैं वो अलग होने चाहिए, ठीक है ना, गवर्न करने वाले लोग। ये सिंपल सी बात है, जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने जनरली गवर्निंग बॉडी से बात की है और उन्होंने बोला है कि ठीक है आप कहते हो तो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और पीछे और मैनेजर्स हैं जो एक्चुअल में क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एक्चुअल में जो एग्जीक्यूट करते हैं वो कौन है, वो पूरा मैनेजमेंट है। तो गवर्नेंस का काम क्या होना चाहिए, गवर्नेंस का काम होना चाहिए कि वो इनको डायरेक्ट करे, मॉनिटर करे और फिर इनको इवैल्यूएट करे जरूरत पड़ने पे। तो दैट इज ईडीएम। तो इनके लिए जो पूरा कोविड के अंदर रूल लिखा है दैट इज बेस्ड ऑन ईडीएम ओनली। मतलब आप जब भी बोला जाए कि की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बता दो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप लोगों के हमेशा दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ईडीएम, इवैल्यूएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर, राइट। सो मेक श्योर कि ऐसा कोई भी अपने मिस्टेक नहीं करेंगे। और इनके अंदर तो चार चार रूल्स हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड BAI, वन ऑफ देम इज कॉल्ड DSS, राइट। तो इस तरह के चार इनके नियम है। तो मैं भी इतना डेप्थ में नहीं जा रहा बिकॉज आई एम जस्ट डिस्कसिंग द MCQs। सो मेक श्योर कि अपने क्या हो जाएगा अभी इसमें, इवैल्यूएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर, तो तीनों ही आएगा। तो थर्ड का ऑप्शन जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ ERM इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ, अच्छा ERM क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, कौन से गाइडलाइंस उठा के गए दिए गए हैं? तो पहली बात तो से भी तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, से भी तो आएगा ही नहीं। वाई? बिकॉज ERM कॉन्सेप्ट इज नॉट ब्रॉट अप इन इंडिया, राइट। ये इंडिया का डेफिनेशन नहीं है। नॉट इवन इंटरनल कंट्रोल्स, नॉट इवन इंटरनल कंट्रोल्स। अब SEC क्या है, वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ द US, राइट। सो कभी भी, ठीक है ना, कभी भी कोई एक्सचेंज कैसे रिस्क मैनेजमेंट के नॉर्म्स ले आएगा, सोच के देखो जरा, राइट। तो कोई भी एक्सचेंज कमीशन थोड़ी ना लाके रख देगा, ठीक है ना। तो जैसे सेबी नहीं ला सकता वैसे SEC भी क्यों लाएगा? तो उसको रिकमेंडेशंस कहां से आए, सॉक्स से, सार्बिन ऑक्सले एक्ट एंड कोसो फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो कोसो फ्रेमवर्क जो है वहां से आया। तो ये वाला जो है ये इधर से आएगा। ओके,
Which of the following have been internationally used as best practice framework for complying with SOX? SOX से comply करने के लिए जो best practice framework है वो कहां से आता है? ठीक है ना? तो सबसे पहली बात क्या बोली उसने? पहला उसने बोला कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कोबिट, both COSO and COBIT, FAS and IAS, राइट? सो आप बताइए, ये तो FAS मींस फाइनेंशियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IAS मींस इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। मेरे को शूट एट साइड दिखता है डी, ठीक है ना? मोस्ट फेवरेबल आंसर, मोस्ट फेवरेबल आंसर, ठीक है ना? कोसो टॉक्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, कोबिट टॉक्स अबाउट हाउ टू गवर्न। दोनों बातें बोल रहे हैं, तो दोनों बातें को कवर कर रहा है बहुत अच्छे से, तो इंक्लूसिविटी ज्यादा है ना, तो ये दोनों चीजें साथ में है, ठीक है? मेक श्योर यू डोंट मेक अ मिस्टेक, मेक श्योर यू डोंट मेक अ मिस्टेक। Okay. Depending on the size and needs of the enterprise, the senior management may appoint a high-level committee to provide appropriate direction to IT deployment and information systems, and to ensure that the information technology deployment is in tune with enterprise business goals and objectives. The aforementioned committee can be concluded as, वो बोल रहा है कि देखो, साइज और नीड के अनुसार कोई ना कोई अपने को लगता है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो एक हाई लेवल कमिटी बिठाए। कमिटी किस लिए बिठाए? देखो, डायरेक्शन टू आईटी का मतलब क्या है? आज आप जब हम काम करते हैं तो हम ऐसा कुछ कहते हैं कि जो आईटी है एंड हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर क्या हो चुका है? उसके अंदर हो चुका है जी मिलन। मिलन इतना गहरा है कि समझिएगा, आज जब मैं क्लासेस ले रहा हूं तो पहले मेरा टेक्नोलॉजी है, पहले मेरा टेक्नोलॉजी है एंड देन है क्लास, ठीक है ना? पहले ऐसा होता था कि टेक्नोलॉजी नहीं भी हो तो भी क्लास हो जाती। पहले हम प्रोजेक्टर पे पढ़ाया करते थे, और मुझे याद है प्रोजेक्टर लटका रहता था और मैं साइड में रह के पढ़ाता था। जब प्रोजेक्टर, मान लो लाइट चली जाए, प्रोजेक्टर नहीं है, तो हम प्रोजेक्टर का शीट हटा देते थे, पीछे से वो दिखने लग जाता था, क्या बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड पे फिर मार्कर से पढ़ाना चालू कर देते थे, राइट? तो दैट वाज बिजनेस विद टेक्नोलॉजी। और अब आजकल क्या है? आजकल क्या है? टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एक सर्विस बन चुकी है, ठीक है ना? सेंट्रल सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल सर्विस टू द बिजनेस। मतलब आईटी पहले चाहिए फिर काम चालू होगा, तो सेंट्रल सर्विस हो गई है, बैकबोन हो गया है। तो आजकल के जमाने में डेफिनेट बात है कि भाई फिर जब स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो एक कमिटी भी बिठाना चाहिए। तो वो कमिटी का नाम क्या रखा है? स्टेयरिंग कमिटी। और वो जो स्टेयरिंग कमिटी होती है ना, उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और आईटी के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं कि अपने कैसा टेक्नोलॉजी लगाना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना भी फ्यूचर होगा ना, फ्यूचर डेवलपमेंट वगैरह, उसका जितना भी थॉट प्रोसेस है वो लोग मैनेज करेंगे, और वो देखेंगे कि क्या जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, यानी कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, और जो हम टेक्नोलॉजी यानी जो आईटी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, आईटी ऑब्जेक्टिव्स है, वो अलाइन होते हैं कि नहीं होते हैं। हमें अलाइन करना है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है इनको कि भाई वो सब ट्यून में रहना चाहिए बराबर। तो वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जरा पढ़ सकते हैं अब इसको, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ठीक है, एक कमिटी बिठा रहे हैं या फिर एक हाई लेवल कमिटी बता रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोसो बोलते हैं क्या? कोविड 5 फ्रेमवर्क कमिटी बोलते हैं क्या? आईटी स्टीयरिंग कमिटी बोलते हैं क्या? नन ऑफ द अबव। तो बोलेंगे आईटी स्टीयरिंग कमिटी। काफी बार क्या होता है ना, कोई भी जन जब पढ़ रहा होता है तो उसको ना कोविड 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 का इतना खुमारी होता है कि एग्जाम में आते ही वो खुमारी उतरती है, ठीक है ना? तो जैसे ही कोई क्वेश्चन सामने आया और अगर आंसर नहीं आ रहा चार में से, और लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अपने एक ना एक आंसर तो चिपका के आते ही है। तो व्हाट व्हाट डू दे चिपकाऊ? कोविड 5। बोले कि कोविड चिपका दो, कोविड हो गया, काम खत्म। ओके। डैश इज अ वीकनेस इन द सिस्टम। वीकनेस बोले तो इनहेरेंट प्रॉब्लम। इनहेरेंट मतलब किसी कार्य में ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना? वीकनेस इन द सिस्टम सेफगार्ड्स दैट एक्सपोजेस द सिस्टम्स टू थ्रेट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ही आएगा, क्योंकि वल्नरेबिलिटी क्या है? वीकनेस होता है, वीकनेस, प्रेजेंट वीकनेस, ठीक है ना? विच मेक्स इट वल्नरेबल टू थ्रेट। हम ऐसा भी एक स्टेटमेंट बोलते हैं, थ्रेट एक्सप्लॉइट्स, थ्रेट एक्सप्लॉइट्स vulnerability, right? We generally make such a statement, threat exploits vulnerability.
राइट? सो मेक श्योर कि ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में है और अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ क्या कहना चाह रहा है। अरे वल्नरेबल है तो थ्रेट होगा ना। ठीक है, कोई इतना पतला है, इतना पतला दुबला है कि बारिश की दो बूंदों के बीच में से बिना भीगे निकल जाए। ठीक है ना, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो आप मुझे बताइए, ऐसे जने से कोई भी पंगा लेने को आतुर रहेगा, बिकॉज सामने वाला क्या दिख रहा है, वल्नरेबल। तो इनहेरेंट प्रॉब्लम जो है, इनहेरेंट वीकनेस जो है वो दिख रही है। ओके, कोविड 5 में कितना प्रिंसिपल है? तो आप कहेंगे 5 प्रिंसिपल है, हालांकि इस 5 का कोई लेने का मतलब नहीं है। दिस 5 मीन्स फिफ्थ जनरेशन कोविड। ठीक है ना, नथिंग एल्स। या फिफ्थ सीरीज कोविड, तो इससे इसका मतलब नहीं है। ठीक है ना, बाय चांस क्या हुआ, कोविड अब छठा वर्जन भी आ चुका है। तो कोविड छठा वर्जन जब ला रहे थे 2019 में, तो उसमें 6 प्रिंसिपल्स आ गए। तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती कि कोविड 6 माने 6 प्रिंसिपल, तो उसकी जगह उन्होंने क्या करा, 6 वर्ड को अवॉइड करके बोला है कोविड 2019। ठीक है ना, सो दैट पीपल नो कि भाई ये मोस्ट अमेंडेड और मोस्ट लेटेस्ट है, वरना क्या होता है, ये ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। हाँ, एक और चीज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 7 इनेबलर्स भी हैं कोविड के। ठीक है ना, 7 इनेबलर्स भी है, जैसे कि पीपल है, प्रोसेस है, ठीक है ना, इस तरह के 7 इनेबलर्स भी है। तो क्योंकि ये क्लैरिटी जो है वो पहले से दे दूं तो अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनेबलर्स ऑफ कोविड 5? तो देखो आ ही चुका कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो इनेबलर नहीं जाती। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन। बिल्कुल, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनेबलर है या नहीं, आप नॉर्मली दिमाग लगाइए। ठीक है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को इनेबल करता है कोविड 5 को अच्छे से लगाने में। ठीक है ना, अच्छे सर्विसेज हमको इनेबल करते हैं कोविड 5 अच्छे से लगाने में, अच्छे एप्लीकेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये इनेबलर है। अच्छा, इंफॉर्मेशन एक इनेबलर है, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स भी एक इनेबलर है। स्ट्रैटेजी इज नॉट एन इनेबलर। स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूशन नहीं होता है। स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ये सब डायरेक्ट एग्जीक्यूशन का है। तो ये देखिएगा, ये एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड बात है। दिस इज एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड, एंड दिस ऑल इज, मतलब क्या, ओनली स्ट्रैटेजी लिखा है वैसे तो, दिस इज प्लानिंग ओरिएंटेड। ठीक है ना, दिस इज प्लानिंग ओरिएंटेड, राइट? ओके, सो समझा दिया 9th सवाल भी। लेट्स गो अहेड। और क्या बोलता है, द गवर्नेंस डोमेन कंटेन्स 5 गवर्नेंस प्रोसेसेस। गवर्नेंस वाला जो डोमेन है उसमें 5 टाइप के ईडीएम है, वो ऐसे कह रहे हैं। विच वन ऑफ विच फोकसेस ऑन स्टेक होल्डर रिस्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। एक है जो रिस्क पे बात करता है। ठीक है ना, बाकी सब जहां तहां बहुत सारी जगहों पे बात करते होंगे, एक जो है वो रिस्क पे बात करता है, और हमें भी वही ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो गवर्नेंस बोला, तो क्या शूटेड साइट हो गया, ये एपीओ 12। एपीओ 12, दिस इज अलाइन, प्लान, ऑर्गेनाइज। ये किसके लिए आता है? हमने कहा था ना, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ये वहां पे जाता है। ये कौन सा है, ये मैनेजमेंट डोमेन है। ये मैनेजमेंट डोमेन का बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है ना, ये गवर्नेंस डोमेन का बेस्ट प्रैक्टिस नहीं। अच्छा, अब ईडीएम 1 2 3 ये तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे आता है ईडीएम 03। अब आपको इसके लिए देखना हो तो आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज यू कैन रिमेंबर, क्योंकि रिस्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है, जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाने का चांस भी रहता है इंस्टीट्यूट की ओर से भी। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ओके, आउट ऑफ द टर्म्स आईटी गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू यू कंसिडर टू बी ट्रू? अच्छा, वो बोल रहा है कि अगर हम ये दो टर्म्स की बात करें, आईटी गवर्नेंस एंड जीईआईटी, तो इनमें से कौन से टर्म्स जो हैं वो आपको लगता है कि सही व्याख्या देंगे, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनको सही से जस्टिफाई करता है? आईटी गवर्नेंस इज अ ब्रॉड टर्म एंड शुड इंक्लूड जीईआईटी। मैं थोड़ा आईटी गवर्नेंस और जीईआईटी का थोड़ा सा एक रेफरेंस दे देता हूँ। देखो, जब शुरुआत में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था ना, तो क्या किया था हमने हमने टेक्नोलॉजी को बोला कि तुम एक डिपार्टमेंट बना लो, और उसको क्या कर दिया, हमने अलग रख लिया, और हमारे बाकी डिपार्टमेंट भी चल रहे थे। ठीक है ना, मतलब टेक्नोलॉजी था एंड विदाउट एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं हुआ करते थे, डिपार्टमेंट्स में काम होता था। ठीक है, तो लोगों को समझ में आया कि ये एक आईटी डिपार्टमेंट हो गया, ये सेल्स हो गया, और ये परचेज हो गया, ऐसे काम हो रहा था। तो धीरे धीरे देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज करेंगे, बीइंग अ सेपरेट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे लग रही थी आईटी गवर्नेंस। अब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये आईटी इसको भी रेलेवेंट है,
यही आईटी इसको भी रेलेवेंट है। इनफैक्ट प्रोसेस स्ट्रक्चर में डालो तो प्रोसेस वाइज चल सकता है। तो धीरे धीरे आईटी जो है उसका स्टेटस कुछ ऐसा हो गया, और बाकी बिजनेस जो है वो इस कोर में आ गया, इस हार्ट के आसपास चलने लगा। ठीक है ना, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, सारी चीजें जो है वो इसके इर्द गिर्द चलने लगी। तो जब वो इसके इर्द गिर्द चलने लगी तो हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, अब तो पूरा एंटरप्राइज को सेवा दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, GEIT, गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। दैट्स सच अ बेसिक पॉइंट, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो अब ये क्या हो गया, अब ये बन गया GEIT। तो वो क्या बोल रहा है कि अब जो ये GEIT है, ये जो है ये ब्रॉड टर्म होगा डेफिनेटली, तो ये ब्रॉड होगा और ये नैरो टर्म होगा, क्योंकि ये सिर्फ डिपार्टमेंट की बात करता है। तो जो पहला स्टेटमेंट लिखा है ए, ये तो एकदम शूटेड साइड टाइप का है, क्योंकि गलत हो गया ना। राइट, अच्छा। फिर वो बी क्या बोल रहा है, आईटी गवर्नेंस फोकसेस ऑन एनालिसिस एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीआईटी। वो बोले जीआईटी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल आईटी गवर्नेंस से होती है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट पृथक है। आईटी गवर्नेंस आईटी गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम इन विच डायरेक्टर्स ऑफ द एंटरप्राइज इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर। गवर्नेंस है तो ईडीएम आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक स्टेटमेंट में। आईटी मैनेजमेंट टू एंश्योर इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस ऑफ आईटी। तो ये कोई बुरा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो आईटी गवर्नेंस का टर्म उठाया हमने और वहां से ही हमें आंसर मिल गया। तो डी रॉन्ग है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, और सारे सही है ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही टर्म सही है, वो ये है। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता था अगर पहला और दूसरा कैंसिल हो गया था, तो डी भी शूटेड साइट ही था। राइट, सो अपेरेंटली रिजेक्शन टेक्निक कुड ऑल्सो हैव बिन अप्लाइड, जस्ट इन केस अगर आपका दिमाग में थोड़ा नहीं बैठता ना कभी कभी आंसर, कि यार एकदम से नहीं आया मुझे तो ये आंसर, तो रिजेक्शन टेक्निक कुड हैव बीन अप्लाइड एंड स्टिल यू वुड हैव रीच्ड टू द आंसर ओनली। Okay. How controls are implemented depends on the overall dash and dash of the management. How controls are implemented depends on the overall dash and dash of the management. कंट्रोल कितना लगाओगे वो किस पे डिपेंड करता है, तो जरा देखते हैं। वो बोलता है रिस्क मॉनिटरिंग पे और रिस्क इफेक्टिवनेस पे। आई एम सो सॉरी, रिस्क प्लानिंग एंड रिस्क मिटिगेशन, रिस्क प्लानिंग एंड रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क एपेटाइट। एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और जो मेरा रिस्क एपेटाइट है उसी के अनुसार ही तो कंट्रोल लगाऊंगा। कंट्रोल का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही क्या है, रिस्क एपेटाइट, और ये कि मेरा डिसाइडेड स्ट्रैटेजी क्या है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज कौन से होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज, तो एक होता है टर्न बैक, ठीक है, एक होता है टॉलरेट, एक होता है टर्मिनेट, राइट, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है ट्रीट। तो बोल रहा है कि आपने जो स्ट्रैटेजी चूज किया है वो स्ट्रैटेजी और प्लस क्या, कितना रिस्क झेलने की क्षमता है, कितना रिस्क आपको पसंद है, कितना रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है ना। दैट दैट कैलकुलेटेड रिस्क, दैट मतलब सूझबूझ से भरा जितना भी रिस्क आप लेना चाहते हो, दैट इज योर व्हाट, रिस्क एपेटाइट। तो बोल रहा है कि दोनों का जो मिश्रण है ना उसकी बात कर रहा है। ओके, व्हाट एल्स, after assessing the risk of the systems, you as an IS auditor use several control measures and good governance practices to minimize the risk. However, no risk can be mitigated to the extent of 100% unless and until the risk activity is altogether avoided. Such kind of risk which is present even after applying controls can be known as counter risk, residual risk, inherent risk, detection risk. तो कौन सा रिस्क हो जाएगा ये, कौन सा रिस्क हो जाएगा, जो रिस्क काउंटर मेजर्स, रिस्क लेफ्ट आफ्टर अप्लाइंग काउंटर मेजर्स इज नोन एज क्या, इज नोन एज कौन सा रिस्क, रेजिडुअल रिस्क। अच्छा, पहली बात तो हम लोग जब भी रिस्क की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है कि दो रिस्क तो ऑडिट रिस्क के हैं, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इफ वी जस्ट हैड टू अप्लाई रिजेक्शन टेक्निक आल्सो, यू कुड हैव सेड, देखो इनहेरेंट रिस्क तो बिना कंट्रोल्स की प्रेजेंस के होता है, ठीक है ना, तो कंट्रोल मेजर्स को इग्नोर करता है। इनहेरेंट रिस्क इग्नोर्स कंट्रोल्स, यस और नो, इग्नोर्स
कंट्रोल्स। और ये जो डिटेक्शन रिस्क है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हु, टू द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर के जजमेंट पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो ये दो बात तो आता ही नहीं ना, ये तो बात आते ही नहीं। सी और डी तो क्या था, शूटेड साइड, तो आता किसमें, ए और बी में। तो डेफिनेटली कोई भी जन अगर थोड़ा भी बुद्धि लगाएगा और डिक्शनरी मीनिंग भी लगाएगा तो भी बी तक पहुंच सकता है। ठीक है ना, सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट्स नॉट दैट टफ। ओके देन, मैं इसमें भी करा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, मैं इसे उम्मीद कम रखता हूँ कि इस तरह की चीजें ज्यादा टेस्ट की जाए। ठीक है ना, बट स्टिल सिंस वी आर स्टार्टिंग एंड वी आर ऑन बोर्ड, लेट्स हैव, भाई थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सब स्टैंडर्ड्स का भी। You are appointed as a consultant to the firm MedTech Company Private Limited, where the management is looking forward to apply COVID-5 in their working. As an expert, you are required to advise them on their management working and follow the APO framework of COVID-5 to be applied for their risk-related process. तो again बात किसका किसका कर रहा हूँ, risk-related processes का. Considering the specific requirement in mind, which APO framework standard would you choose to apply? अब APO है कितने, तो मैं बता दूं 12 है। कितने, 12 है। ठीक है, APO कितना है, 12 है। अच्छा सुनो, जो आंसर है ना, आंसर मैं आंसर दे रहा हूँ वो है APO 1 2। अब आप बोलोगे कि सर ये सब याद कैसे रहेगा, तो मैंने कहा देखो, रिस्क जो है उसका एक गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, यानी उसका एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है कोविड के द्वारा दिया हुआ, और उसका एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। ओके, जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसको अपने नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, EDM। ठीक है ना, और मैनेजमेंट में अगर हम दे रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, APO। ठीक है ना, अब जो APO आ रहा है यहाँ पे, EDM जो था वो आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले 03 बोला मैंने, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका भी टोटल 3 है। ठीक है ना, यू विल बी करेक्ट एवरी टाइम। ठीक है ना, क्योंकि पूछेगा तो रिस्क इस पे ज्यादा पूछेगा, और अपने ये नहीं चाहते कि छोटी छोटी चीजें जो है वो किसी भी तरह से मिस हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हल्का सा पूछा और अपने फालतू में नुकसान करा लिया, उसका कोई मतलब बैठता नहीं है ना। सही बात है, हाँ, तो उसका कोई नुकसान करे उसका कोई सेंस नहीं। अच्छा देन, द स्टैंडर्ड्स गिवन इन कोविड 5 explicitly deal with a lot of matters and focus with several domains. There is one special domain, ठीक है, called the MEA, monitor evaluate and assess, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, तो याद होगा ये जो डोमेन्स है, मैनेजमेंट डोमेन्स, BAI DSS। अच्छा, और अपने बाकी दो क्वेश्चंस में है ना, वो क्वेश्चंस वाले कौन से है, APO अलाइन प्लान ऑर्गेनाइज, और कौन सा आ गया चौथा, अभी चौथा कौन सा आ गया, मॉनिटर इवैल्यूएट एंड असेस। ठीक है ना, BAI DSS APO MEA, और यहाँ पे क्या, EDM। ओके, तो यहाँ पे EDM स्टैंडर्ड्स लगते हैं गवर्नेंस के, मैनेजमेंट के 4 लगते हैं कुल। तो क्या बोलता है, इन दिस डोमेन which standard can be said to be a compliance focused standard. Now you again might miss this out, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये भी कौन सा है, MEA 03। सो EDM 03, APO 12, MEA 03, मतलब कितना सिंपल सिंपल हो रहा है, EDM 03, APO 12, MEA, I don't know why pen is not working, still not working। ओके, सो MEA भी कौन सा आएगा, 03 आएगा। अच्छा, ये तो बोथ किससे रिलेटेड है, रिस्क, और ये वाला किससे रिलेटेड है, कंप्लायंस। सो मेक श्योर। ठीक है ना, प्लानिंग में रिस्क आता है, तो मॉनिटर इवैल्यूएट और असेस कर रहा है, तो उसमें तो कंप्लायंस पे ध्यान देने का ज्यादा इच्छा होगा ना, तो इसलिए स्टैंडर्ड भी लिमिटेड ही उठाए, सारे तो नहीं उठा सकते। तो वह बहुत क्लियरली बता रहा हूँ समझाते हुए कि गलती नहीं कर देना, छोटी छोटी गलतियां हैं वो ना फिर लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके देन, मॉनिटर इवैल्यूएट एंड असेस, तो इवैल्यूएशन में तो एक और चीज भी आ जाएगी, क्या, जैसे कि वो बोल रहा है असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, वो है MEA 02। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, अपना एक लिस्टिंग मेंटेन कर सकते हैं, दैट MEA 02 इज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स।
इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ये छोटी छोटी चीजें काफी बार ना एग्जाम में एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अब वो डिफरेंस ही हम लोग जनरली लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अपने 59 को 60 बनाने में, या मैं अगर डीसा का बात करूँ तो 119 को 120 बनाने में, राइट। सो वी डोंट वांट कि इतना सा जो चीज है ना वो कभी भी आपको आपका हिंड्रेंस बन जाए। प्लस ये टेक्निकल है, कोर टेक्निकल स्टफ है। इफ यू नो इट यू विल अप्लाई इट, इफ यू डोंट नो इट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ओके। For its IT governance, a company seeking of an advice whether which framework could be considered as a holistic, overarching framework, the continuous follow-up of which would lead to proper compliance and governance, simultaneously keeping systems and technologies in mind. The framework suggested by you as a learned IS consultant would be। अब कौन सा फ्रेमवर्क सजेस्ट करना पसंद करेंगे ऐसे एंटिटी को? तो आप बोलेंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा कोविड 5 सजेस्ट करना पसंद करेंगे। इसके 5 प्रिंसिपल जरा याद कर लो, इसके 5 प्रिंसिपल जरा याद कर लो। तो अच्छा, 5 प्रिंसिपल जरा अगर याद कर ले तो पहला प्रिंसिपल क्या है? मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स। अच्छा, दूसरा, दूसरा कवरिंग द एंटरप्राइज एंड टू एंड, कवरिंग द एंटरप्राइज एंड टू एंड। थर्ड, अप्लाइंग सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, अप्लाइंग सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। तो चाहता है कि एक में ही काम हो जाए सारा। मतलब ये नहीं कि 3-4 टाइप का कंप्लायंसेस देखना पड़े, मतलब मुझे आईएसओ की सिक्योरिटी में जाना पड़े सिक्योरिटी देखने के लिए, फिर किसी और चीज में जाना पड़े। क्यों ना एक ही किताब खोलूं, वो किसका खोलूं? कोविड का खोलूं, और कोविड में सब कुछ मिल जाए, राइट। सो हो गया ना ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क, कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। जो भी जहाँ पे अच्छा है वो सब इसमें ही है, ठीक है ना। तो कोविड फॉलो करोगे तो अपने आप ही बाकी सब कुछ फॉलो हो जाएगा। मतलब अगर तुम कोविड ढंग से लगा दोगे तो आईएसओ 27,000 वाले आएंगे और तुम्हें बोलेंगे कि अरे आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए। मैंने कहा हाँ। बोले क्या लगा रखा है, पहले से थोड़ा दिखाओ। मैंने कहा कोविड पूरा फॉलोड है। वो बोले भाई साहब लो आप सर्टिफिकेशन लो, कोई जरूरत ही नहीं है इसके बियॉन्ड जाने की, कोविड लगा दिया तो वैसे ही काम हो गया। मतलब आईएसओ भी इज्जत करता है, ठीक है। और क्या, एनेबलिंग अ होलिस्टिक अप्रोच। तो मतलब सारे तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और क्या, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। तो इसके प्रिंसिपल्स में ही मिल रहा है हमें आंसर, ठीक है ना। इसके प्रिंसिपल्स में ही हमें आंसर मिल जाता है। तो क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया ऑफ टॉपिक्स है ना जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरा गवर्नेंस वाला, इट इज हैवी। स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें गलती करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग सीख के करें, ठीक है ना। तो ITIL बोला, टोगैफ बोला, ISO 27001 बोला, और कोविड 5। अपना कंफ्यूजन जो हो भी सकता था वो किधर हो सकता था? दो का। कोई लोग होता है ऐसा स्टूडेंट जो ये सोचता है कि चलो अब आंसर नहीं आ रहा तो 4 आंसर्स है, तो उसमें देखते हैं कि सबसे लेंथ में लंबा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है तो यही ठीक होगा। कोई सोचेगा सबसे यूनिक कैसा दिख रहा है, तो बोला कि टोगा एफ, यार अजीब सा नाम है, ये होगा सही, ठीक है ना। और कोई कोई स्टूडेंट होगा जो अब्बा डब्बा जब्बा खेल लेगा या जय माता दी कर लेगा, ठीक है ना। नॉट सेंसिबल टू डू दैट। हैव अ रिजेक्शन अप्रोच सॉर्टेड, राइट। हैव अ सॉर्टेड रिजेक्शन अप्रोच जहां पे आप लोगों को समझ में आ सके दैट व्हाट हैज टू बी डन। ओके, I hope I hope that the concept is pretty much clear. Okay, COVID 5 as a systematic approach consists of 5 principles to provide proper compliance, governance, and assurance framework for IT. The first and foremost principle of such a noble framework should be what? Separating governance from management, covering the enterprise end to end, meeting stakeholder needs, applying a single integrated framework. तो इसका भाई सीक्वेंस भी है, सीक्वेंस भी इज्जत से देखना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में जो सही सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले क्या आता है? मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स। ओके, कोविड 5 defines a set of enablers to support the implementation of a comprehensive governance and management system for enterprise IT, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना सबका। Which of the following principles of COVID 5 lays emphasis on these principles? तो पूछ रहे हैं कि भैया कौन सा है ऐसा कोविड 5 का स्टैंडर्ड जो बड़ा इन प्रिंसिपल्स पे भी बात करता है? तो हमने कहा जी है ना एक, कौन सा वाला? एनेबलिंग अ होलिस्टिक अप्रोच, एनेबलिंग अ होलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पे बात होती है 7 एनेबलर्स की। आप अगर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एड ऑन मिलेगा।
और आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। तो आई थिंक मेरी ओर से एक बार के लिए तो मैंने आपको जो है जितना भी कॉन्सेप्ट था मतलब बहुत अच्छे से जो होता है ना हम लोगों ने करा दिया है आपको। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑल दो आई विल कीप ऑन एडिंग। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। फॉर इम्प्लीमेंटिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग द गाइडलाइंस ऑफ सॉक्स in line with the underlying developments in India, we have to adopt these major guidelines and merge them into क्लॉज 49 में गया वैसे तो, क्योंकि SOX जो है वो बेसिकली सार्बेन्स ऑक्सले जो है वो एनरॉन फ्रॉड के बाद ही आया था। और उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन है वो SEC ने भी पूरा का पूरा फॉलो किया। तो अपने आप सेबी ने डाल दिया। तो सेबी ने किस में डाला? क्लॉज 49 में डाला। हालांकि अब ये क्लॉज 49 भी हट चुका है। आजकल क्या आ चुके हैं? LODR रेगुलेशंस आ चुके हैं। ठीक है ना? तो LODR नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो वो LODR नॉर्म्स में चला गया, बट हाउएवर अभी भी सारे बुक्स में सब कुछ मेंटेन्ड है, राइट? सो आई डोंट थिंक देयर कुड बी अ चेंज इन द क्वेश्चन बैंक, बिकॉज अमेंडमेंट्स आल्सो हैव नॉट बीन अलाउड अनाउंस्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इसका, राइट? और विद डीसा आल्सो। तो कहीं पे अमेंडमेंट लाके दिया नहीं। अगर दिए होते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा काम था। आई थिंक आई हैव डन इट ब्यूटीफुली। आपको एड ऑन है, और एड ऑन है तो फिर हम लोग आगे को भी बढ़ सकेंगे। ओके, सो दिस फर्स्ट पेपर हैज बिन डन सो फार सो गुड। ओके, लेट्स गो अहेड। लेट्स ओके, सो here we begin with MTP2। तो सेकेंड नंबर का MTP भी स्टार्ट कर लेते हैं, और फटाफट इसमें से भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना अच्छे से कवर करें, और उतना डिटेल में बात के मतलब बात करें उतना अच्छा होगा। सो डैश मेजर्स हाउ क्लोज द इंफॉर्मेशन इज टू द पर्पस फॉर विच इट एसर्ट्स टू सर्व। ठीक है ना? मतलब बोले तो वो कह रहा है कि भाई मेरे को जो काम है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है? रिलायबिलिटी तो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, मतलब सही सोर्स से आया है कि नहीं आया। इन्फॉर्मेशन भरोसे काबिल है या नहीं। तो हम लोग भरोसे काबिलियत की तो बात ही नहीं कर रहे। हम लोग कोई भरोसे काबिलियत की बात ही नहीं कर रहे। कंप्लीट मतलब पूरी है कि नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पर्पस पूरा होगा कि नहीं, राइट? पर्पस पूरा होगा कि नहीं होगा। तो पर्पस कम्स फ्रॉम व्हाट? वैलिडिटी। वेदर द इन्फॉर्मेशन इज वैलिड फॉर नॉट। मैं कहा यार ठीक है, तो इररिलेवेंट सी है, कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ढंग का लाओ, ढूंढ के ढंग का लाओ। तो ये जब बात आती है तो हम कुछ और कहना समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या? बोलो ना हाँ। हम्म। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बीच में मेरे को पॉज करना पड़ा। आई हैड एन इंपॉर्टेंट फोन कॉल, अदरवाइज वुड हैव कंटिन्यूड। ओके, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है ना? एक होता है वर्किंग पे, एक होता है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना? तो इस तरह से सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है। तो एलिमेंट के बेसिस पर अगर सिस्टम्स को क्लासिफाई किया जाए, ठीक है, तो वैसे ये चार चीजें लिखी हुई है: एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल, ओपन एंड क्लोज्ड, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। सो जो सिस्टम है वो अगर एलिमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करना है तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट एज एंड फिजिकल। ठीक है ना? कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता सिस्टम में। ठीक है ना? तो फिजिकल सिस्टम और एब्स्ट्रैक्ट यानी थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल सिस्टम। ओके, सिस्टम दैट वर्क्स ऑन एवरेजेस रादर देन डिस्क्रीट वैल्यूज। एवरेजेस पे काम करे, एक्चुअल वैल्यूज पे नहीं करे। एक्चुअल वैल्यूज नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिस्टिक ना। अरे इतना सिंपल सा सवाल था। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिस्टिक हो जाएगा। हमें क्या दिक्कत है? ओके, डैश कैन बी फॉर्मलाइज्ड इजीली एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इज इजीली अवेलेबल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं इसमें साथ में। देखो, दो टाइप का नॉलेज होता है, राइट? हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि डेटा जो है, डेटा को अगर कॉन्टेक्स्ट देंगे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा, राइट? आई ऑलवेज से दिस। डेटा को कॉन्टेक्स्ट देंगे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा, और इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे अच्छे से तो आएगी नॉलेज, राइट? जैसे मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली चेज बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है ना? स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओडीआईज, इज अ चेज मास्टर, इज कंसिडर्ड टू बी अ चेज मास्टर। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि विराट कोहली जो है वो एक चेज मास्टर है। तो दैट नॉलेज हैज कम फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनिंग्स रिलेटेड टू विराट कोहली, जिनको जोड़ जाड़ के हमने ये नॉलेज तक पहुंचे। अब वो कहते हैं कि नॉलेज भी दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है टेसिट।
ओके, एक्सप्लिसिट नॉलेज वो है जो कि बाजार में बहुत इजीली उपलब्ध है, लिखा हुआ है, समझाया हुआ है, किसी रेफरेंस में दिया हुआ है, ये सारी चीजें जो होती है वो एक्सप्लिसिट होती है। और जो टेसिट होता है ना, वो जनरली वो स्किल्स और नॉलेज होती है, स्किल्स एंड नॉलेज possessed by an individual only। ऐसा है कि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो सारे वीर जवान जो है वो सड़कों पे उतरे। एंड डेफिनेटली इस बार मैं भी इनको वीर जवान कह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ये कोरोना में इस तरह से उतर के एकदम रैलीज निकाल रहे हैं, तो इनको वीर जवान तो बोलना पड़ेगा, राइट? बिकॉज नाउ दे आर वाकई में देश के वीर बन के भाग रहे हैं लोग। तो अच्छा है, मतलब ठीक है ना। जरा देखिएगा, तो ऐसी नॉलेज जो बहुत इजीली मिल जाए, ठीक है ना, जो फॉर्मली कोडेड हो, मतलब अवेलेबल है इजीली, किसी को ढूंढना है तो मिल जाएगा। ठीक है, हम बोलते हैं ना नेट पे देख ले, नेट पे मिल जाएगा। तो वो क्या है, वो नॉलेज, उस नॉलेज को क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। एक बोले यार ये वाली चीज के बारे में तो कहीं नहीं पता, ये तो ये इंसान ही कर सकते हैं, बाबा ही कर पाएंगे, या ये इंसान ही हमें बता सकता है। तो वो सारे जो नॉलेज और स्किल सेट्स होते हैं, या फिर वो जो समझ होती है, वो जो सोच और समझ होती है, उसको बोलते हैं टेसिट। टेसिट क्या हो गया, समथिंग विच इज लेटेंट और हिडन, नहीं अवेलेबल है डायरेक्टली। ठीक है ना। तो आई थिंक ये बात बड़ी क्लियर है। और कोई भी जन जो है बहुत आसानी से जो है इस चीज को समझ सकता है। सो डैश कैन बी फॉर्मलाइज्ड इजीली एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इज इजीली अवेलेबल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज। बड़े प्यार से, बड़े इजीली, अलग से समझ में आ जाएगी। योरिस्टिक नॉलेज इज, मैं वैसा बोलता हूँ इसको, आर्ट ऑफ गुड गेसिंग। ठीक है ना। तो दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ह्यूरिस्टिक नॉलेज को बोलते हैं आर्ट ऑफ गुड गेसिंग, दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एड ऑन है, एड ऑन होता रहेगा, आप पढ़ेंगे तो नॉलेज के अंदर। डैश इज अ की इंटेलेक्ट हु इज एम्प्लॉयड owing to his or her knowledge of a subject matter rather than his ability to perform manual labor। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉलेज वर्कर। डेटा वर्कर कौन हुआ, देखो एक ऑफिस में असिस्टेंट है जो कि सारा इन्स एंड आउट्स और इन सब का डेटा रिकॉर्ड करती है, शी इज नोन एज डेटा वर्कर, या ही इज नोन एज डेटा वर्कर, कोई भी हो सकता है। अभी फेमिनिस्ट लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप क्या सपोर्ट नहीं करते फीमेल्स को, तो मैं बोला हाँ करते हैं। तो मैंने कहा फिर, तो मैंने कहा मैंने तो फीमेल को ही बोला रिसेप्शन पे, तो बोले कि नहीं 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 नहीं, आपको मेल को भी बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके हम पहले से ही क्लीन चल रहे हैं। ठीक है ना। तो डेटा वर्कर बोले तो वो जो डेटा एंट्री करता है, ठीक है ना, बंदा हो कि बंदी हो। ओके, और नॉलेज वर्कर वो जो नॉलेज के ऊपर काम करता है। जैसे हम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कभी भी जॉब में प्लेस हुए, तो हम लोग क्या थे, हम लोग नॉलेज वर्कर ही थे, क्योंकि हम लोगों को सेट ऑफ डेटा दिया गया और कहा गया कि इंटरप्रिटेशंस दो। तो इंटरप्रिटेशंस देने की जहां पे भी बात आ जाएगी, वह नॉलेज वर्कर आ जाएगा। सो ही इज अ की इंटेलेक्ट, जिसको अपने नॉलेज के लिए रखा है। डेटा एंट्री करानी होती तो किसी और से भी करा लेते। अक्सर काफी बार मैं ऐसे सुनता हूँ, लोग स्टेटमेंट देते हैं कि एक सीए की सैलरी में तो 5 बीकॉम आ जाए, और 5 बीकॉम क्या काम करके दे। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, मैंने कहा जैगवार में भी 5 मारुति आ जाती है कम से कम। तो चलाओ 20 जने बिठा के, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना चॉइस है ना। इक्वालिटी क्या चाहिए, राइट। हाउएवर मैं केवल समझा दिया। अच्छा, MIS is decoupled user machine system। MIS, MIS is decoupled user machine system। MIS is integrated user machine system, both A and B fully computerized। MIS के लिए जब वर्ड यूज किया जाता है तो किसके लिए क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम। इसकी एक डेफिनेशन भी है जो दो महारथियों ने दी है, डेविस एंड ऑल्सन। आप चेक कर सकते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि MIS इज एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम। अच्छा, MIS का काम क्या होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन देना जिसपे मैनेजमेंट जो है डिसीजंस ले सके। तो मैनेजमेंट को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि छोटे सिस्टम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। वहां से जैसे जैसे हम ऊपर अप द लेडर जाते जाएंगे, तो जो जो सिस्टम्स बनेंगे ऊपर ऊपर लेवल पे, जो जो सॉफ्टवेयर अप्लाई होंगे, और जो जो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, वो मैं ऐसा बोलता जाऊंगा कि वो लोग सिस्टम जो है उसमें उतनी उतनी कम रूटीन होता जाएगा, नॉन रूटीन डिसीजंस बढ़ जाते हैं ऊपर जाते जाए, क्योंकि वो लोग फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ता है टॉप मैनेजमेंट को। लोअर लेवल मैनेजमेंट कैसा होता है, उनका काम होता है एकदम रूटीन। ठीक है ना। तो नीचे का काम बड़ा आसानी से ऑटोमेट हो जाता है। जो नीचे के लैडर पे जो काम होता है ना, इधर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, तो यहाँ पे बड़ा ऑटोमेशन आसान होता है। और यहाँ पे ऑटोमेशन बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम्स होता है ना, वो केवल इंफॉर्मेशन दे सकता है। अल्टीमेटली कॉन्टेक्चुअल डिसीजंस किसको लेना है, यूजर्स को लेना है। तो यूजर्स आर टेकिंग डिसीजंस, तो MIS कहीं ना कहीं यहाँ ऑपरेट करता है।
टीपीएस इधर करता है, और जो हमारे डीएसएस आते हैं या फिर मैं बोलूंगा ईआईएस जो कि टॉप सिस्टम्स होते हैं वो एकदम ऊपर ऑपरेट करते हैं। अगेन टीपीएस बिना एमआईएस नहीं बन सकता, और एमआईएस की इंफॉर्मेशन ना हो तो ईआईएस नहीं बनता, सिंपल सी बात है। तो सबका रॉ मटेरियल है जो नीचे से ऊपर फनल होता है, तो टीपीएस इज द फर्स्ट सिस्टम दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। एमआईएस से भी थोड़ा एक अच्छे पिताजी हैं जिनको बोलते हैं डीएसएस। एक एक चीज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक बार, ठीक है ना, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम अपने एड ऑन नहीं हो पढ़ते समय, समझते समय, लिखते समय, जो भी करते समय। ओके, सो एमआईएस इज व्हाट? एमआईएस इज इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम, ठीक है ना। पहली बात तो यूजर और मशीन का इंटीग्रेशन इसलिए चाहिए क्योंकि एमआईएस के लिए हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड मैनेजमेंट डायरेक्टेड। अब नाउ दैट ऑल्सो हैज टू एक्सप्लेन और मीन कि सिंपल सी बात है, एक मैनेजर जो डिसीजन लेता है वो दूसरा मैनेजर शायद नहीं लेता है। एवरीवन हैज अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो हर किसी को अपने अनुसार सूट होती है। तो मैं जो डिसीजन लेता हूँ एक कंपनी में बैठ के, उसी सेम कंपनी में जब दूसरा बंदा मैनेजर बनेगा तो वो सेम डिसीजन नहीं लेगा। तो जब तक यूजर को सिस्टम के साथ नहीं बिठाएंगे, एमआईएस से प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन तो क्या हो जाएगा? वेग। तो एमआईएस वेग हो जाएगा अगर यूजर और मशीन दोनों को बिठा के नहीं काम किया जाएगा, राइट। सो यूजर का इनपुट बहुत जरूरी है, तो मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएशन ऑफ एनी ऑफ द एमआईएस सिस्टम्स। तो एमआईएस को अगर लगाना है तो मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड दैट वी कैन गो अहेड, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि क्या नॉलेज लेवल में कोई एडिशन हुआ है या नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं लगता मुझे जनरली। बाकी तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या सोच रहा है। ओके, मैं आगे को चलता हूँ। डैश टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर प्री मेडिटेटेड टू हेल्प टेक नॉन रूटीन डिसीजंस। अच्छा, टीपीएस तो एकदम ही रूटीन होता है क्योंकि जितना नीचे उतना रूटीन। तो हमने कहा तू तो हट जा, एकदम नॉन, क्योंकि नॉन रूटीन नहीं हो सकता। मैंने कहा एमआईएस के भी पिताजी हैं डीएसएस, तो इनमें सबसे ज्यादा नॉन रूटीन कौन लग रहा है वैसे? डीएसएस। एमआईएस में क्या होता है? रूटीन एज वेल एज नॉन रूटीन, पर इसमें जो रूटीन डिसीजन है वो ज्यादा होगा, वेट ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमारे लिए जो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट वो कौन सा आएगा? डीएसएस। केएमएस तो एमआईएस के भी बिलो आता है, केएमएस कहीं ना कहीं इनके बीच में आता है, इधर कहीं, ठीक है। सो ये इधर होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। सो डीएसएस जो है वो सबसे टॉप ऑफ द फनल है या टॉप ऑफ द पिरामिड है, तो डेफिनेटली वो उतना नॉन रूटीन हो जाएगा। डीएसएस के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। डीएसएस के अंदर जो एक उसका पूरा का पूरा मॉडल बेस है, ठीक है ना, वो जो है, वो मॉडल बेस जो है वो दो तरह का लैंग्वेज उठाता है। एक तो होती है जीपीपीएल, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज, और एक दूसरी होती है एसपीपीएल, दैट इज स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। तो स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज से जो फीड किया जाता है ना, वो नॉन रूटीन डेटा फीड किया जाता है, ठीक है ना। रैंडम क्वेश्चंस फीड किए जाते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या लगता है सिस्टम तुमको कि क्या हो सकता है, अगर कल को ये स्थिति बनती है तो बताओ ना सिस्टम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो इसको प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि रैंडम क्वेश्चंस ले सकता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल लैंग्वेज बनाई है इन्होंने, स्पेशल इनपुट लेने के लिए, ठीक है ना। स्पेशल इनपुट के लिए स्पेशल लैंग्वेज बनाई है। तो सिंस इट्स ऑलरेडी देयर एंड इट्स प्री मेडिटेटेड इन अ डीएसएस, डेफिनेट बात है कि वो डीएसएस जो है वो सारी की सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है। तो ये मैंने आपको बताया डीएसएस के बारे में। ओके, डैश इज द ब्रेन ऑफ डीएसएस, तो मॉडल बेस जो होता है वो डीएसएस का ब्रेन होता है। और आपको बताई दिया मैंने जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज एंड स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज, तो ठीक है। और द यूजर हु इज अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज द ब्रेन। ठीक है, ऐसा गलत हो जाएगा थोड़ा सा। यूजर के ऊपर सारा डिसीजन मेकिंग का भार होता है, तो ओनस उसी के ऊपर होता है। क्या यूजर डीएसएस को जिम्मेदार ठहरा सकता है अपने गलत डिसीजन के लिए? नहीं, तो ये नहीं ठहरा सकता, क्योंकि डीएसएस खुद ही बोलता है कि हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है यूजर को बताना कि क्या सही है, हमें हमारे अनुसार क्या सही है, पर यूजर का अल्टीमेटली यूजर का चॉइस है वेदर टू इम्प्लीमेंट दैट और नॉट। तो हम तो हमारे अनुसार केवल इनसाइट्स देते हैं, हम लोग डिसीजन नहीं देते। सपोर्ट सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम नहीं है। डीएसएस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नॉट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, नहीं तो डीएमएस रख देते इसका नाम। Okay, the people involved with any TPS should be capable of taking managerial decisions. Are they required? TPS
टीपीएस वाले लोग मैनेजरियल डिसीजन ले, ऐसा क्यों चाहिए? हम तो रूटीन टास्क एकदम लोएस्ट लेवल पे काम होता है क्या टीपीएस में क्या ये ठीक लगती है बात? तो हमने कहा नहीं। तो हम वो कह रहे हैं बी कि शुड बी लाइक जनरली वुड बी इनकेपेबल ऑफ टेकिंग एनी मैनेजरियल डिसीजंस। लुक्स वेरी करेक्ट। आइदर ए और बी, तो आइदर ए और बी तो आ ही नहीं सकता, यही गलत है तो। और नन ऑफ द अबव एक्सपेक्टेशंस होल्ड गुड, ऐसा भी नहीं है, तो फिर मैं कह रहा हूँ बी। ठीक है ना? तो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एनी मैनेजरियल डिसीजंस। पीपल इन्वॉल्व विद एनी टीपीएस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एनी मैनेजरियल डिसीजंस। उनसे वो कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही कि अरे तुम लोग मैनेजमेंट का डिसीजन लोगे, मैनेजरियल डिसीजंस लोगे। नहीं, जरूरत ही नहीं है। A system that is required as a prerequisite for any MIS to be operational would be। तो MIS को चलाने के लिए पीछे कौन सा सिस्टम चाहिए? हमने कहा एक MIS को रन करने के लिए भी नीचे कोई तो सिस्टम चाहिए, तो वो सिस्टम कौन सा बनेगा? टीपीएस। MIS के लिए भी क्या चाहिए? टीपीएस। टीपीएस इज द फर्स्ट सिस्टम। आउटपुट ऑफ टीपीएस becomes input of MIS. Output of TPS becomes the input of MIS. Okay. Then, while developing an ERP system, the system needs to be designed in a manner where the whole system is developed as a group of subsystems. As an IS consultant and a lead internal auditor, which of the following statements do you think should be false in this regard? देखो, फॉल्स इनमें से कौन सा लगता है? उसने कहा कि हमने सिस्टम्स और सब सिस्टम कॉन्सेप्ट से बनाया है, यानी कि मॉड्यूलर डिजाइन को अडॉप्ट किया है। ऐसा डिजाइन अडॉप्ट किया है, मॉड्यूलर डिजाइन फिलोसॉफी अडॉप्ट किया है। और ये जो मॉड्यूलर डिजाइन फिलोसॉफी है, वो क्या बोलता है कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। मतलब इस तरह से इंटीग्रेशन करो, रादर देन हैविंग वन सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, हैव दीज एंड लिंक दीज टू दीज, जैसे भी बैठता है। ठीक है ना? तो हमने कहा ठीक है। अब वो क्या कहता है? इफ वन ऑफ द मॉड्यूल फेल्स, इट माइट बी पॉसिबल दैट द एंटायर सिस्टम मे नॉट वर्क। माइट बी पॉसिबल स्टेटमेंट वैसे गलत लगता है क्या? नहीं, गलत तो नहीं लगता, ट्रू टाइप का ही लग रहा है। नो सब सिस्टम और मॉड्यूल वुड बी एबल टू फंक्शन इन आइसोलेशन एंड इंटरैक्शन इज नेसेसरी। सही बात है। वैसे एक सिस्टम आइसोलेशन में तो सब सिस्टम कैसे चलेगा? खासकर जब ईआरपी बना रहे हैं, और वो ईआरपी होता कैसा है? इंटीग्रेटेड। तो मुझे ए तो ट्रू ही लगता है, ठीक है ना? ए मुझे ट्रू लगता है, मुझे बी भी ट्रू लगता है, तो आंसर अभी सी और डी में से ढूंढने का है। The work done by the individual subsystem can at times gain more significance over the entire system and its central goal। ये ठीक है क्या? कोई इंडिविजुअल सबसिस्टम को ज्यादा तवज्जो दिया जाए होल सिस्टम की जगह पे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है खराब बात, फॉल्स। ओके, द सिस्टम मस्ट हैव सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स टू वर्क विद। कोई भी सिस्टम बिना ऑब्जेक्टिव के डेवलप ही नहीं होता, तो वो डी की बात भी अलग हो गई। तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? आई थिंक सी आ जाएगा, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ट्रू ट्रू ट्रू, तीन मिले, बीच में एक मिला फॉल्स। ओके, सो हैप्पी विद द डिस्कशन? यस, ऑफ कोर्स। मिस्टर रजत जैन, द आईएएस कंसल्टेंट ऑफ मरुधर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। Mr. Rajat Jain, the IS consultant of Marudhar Infotech Private Limited, advises the company to move towards automation in the future। तो बोल रहे हैं कि automation लगा लो as a pilot project, to be implemented in this light। He advises the officials to conduct an analysis and decide the implementation of information systems in the company। The systems that must have been agreed upon The systems that must have been agreed upon by the team should ideally fall into the category of। अगर आप देखेंगे तो हमने कहा कि भैया हम लोग ऑटोमेशन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक बार इनिशिएट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा,
तो सब जगह अप्लाई कर देंगे, एक बार एक जगह पे लगाते हैं, ठीक है ना। लेट्स जस्ट डू अ डमी टेस्ट, लेट्स जस्ट डू अ डमी टेस्ट, राइट, लेट्स जस्ट डू अ डमी टेस्ट। ओके, सो ये डमी टेस्ट क्या है बता देते हैं। ओके, सो उसने कहा टीपीएस, केएमएस, एमआईएस, ओएस, टीपीएस, केएमएस, एमआईएस, ओएस। जब इतना लंबा क्वेश्चन आता है ना तो स्टूडेंट फटाफट एमआईएस कर देता है, ठीक है। और जबकि इसमें हिंट बहुत सारा है। मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, ऑटोमेशन पहली बात तो किसका होता है, रूटीन का कि नॉन रूटीन का, तो आप कहेंगे ऑटोमेशन होता है रूटीन टास्क का, ठीक है। मैंने कहा एमआईएस लगा दो, तो बोला कि आज तक ही हम तो कभी भी गए नहीं थे इन चीजों में, पायलट प्रोजेक्ट पहली बार इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट एमआईएस, ऑटोमेशन करना है, एमआईएस की बात ही मत करो। एमआईएस तो तब होगा जब टीपीएस होगा, एमआईएस तो तब होगा जब टीपीएस होगा। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मैं बनाए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप इसको इज्जत से पढ़ें। अच्छा, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन अ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट बोले तो कि सेंट्रलाइज सर्वर होगा और बहुत इधर उधर बिखरा बिखरा ही है, ठीक है। सो अंडर अ centralized control of head office is considered considering the use of email as the main source of dissemination of information among the channel partners, suppliers, and across the branches. Out of all the given advantage, which principal advantage of email would have driven the choice of management? इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा फायदा दिया होगा, जिस वजह से ईमेल को चूज करने का इनके मन में आया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग एंड रीरूटिंग, की सेम चीज को अपने सबके लिए ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या वापस से फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंड टू मेनी और क्या, फॉरवर्ड, ठीक है ना, सेंड टू मैनी और यहाँ पे क्या, फॉरवर्ड। ओके, आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी क्लियर। While in competition with similar set of resources over last few years, one organization is being able to achieve more than the latter. The reason for the same could be it has better TPS than the latter. नहीं, decision making से ही हो रहा होगा ये काम तो. Better OS than the latter? No. Some individuals in the organization might have a kind of tacit knowledge. When resources are equal, the gaps in performance have occurred due to issues related to accrued benefits of customer loyalty. हमने कहा कि customer loyalty नहीं मिल रहा होगा एक जने को, ये भी बात ठीक नहीं है। कोई ना कोई तो है जो अंदर क्या लेके बैठा है, टेसिट नॉलेज लेके बैठा है। तभी इक्वल रिसोर्सेज के साथ में भी कोई लोग तो अच्छा कर रहे हैं और कोई लोग अच्छा नहीं कर पा रहे। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम साफ है, शीशे की तरह साफ होना चाहिए। ओके, while developing an MIS system for the company Kaushal Vikas Corporation, Mr. Subhash was required to train a team of subordinates regarding the basic do's and don'ts while development of such MIS. Which of the following guidelines given by Mr. Subhash can be considered as wrong in this case? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि सुभाष ने ऐसा कौन सी चीज बोली होगी जो कि गलत लग रही है आपको, तो देखो सुभाष की गलती निकालते हैं। द सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड एंड वर्क फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। एमआईएस इंटीग्रेटेड होता है और सब डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, ठीक है ना। एमआईएस सबके लिए कुछ रिपोर्ट जनरेट करेगा। मान लो एमआईएस बोला कि हिस्टोग्राम जनरेट करता है, तो एमआईएस फिर जितने भी डिपार्टमेंट है ना जो भी जुड़े हुए हैं वो सभी के लिए हिस्टोग्राम जनरेट कर देगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि एमआईएस क्या करता है, तो एमआईएस जो भी करता है वो सबके लिए करता है, इट इज जेनेरिक इन नेचर। तो सभी डिपार्टमेंट्स को वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके देता है, वो मैट्रिक्स निकाल करके देता है, इट इज जेनेरिक इन नेचर। ओके, द सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड एंड वर्क फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। डेटाबेस शुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूजफुल टू ऑल डिपार्टमेंट्स। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, अगर मैं अपेरेंटली ऐसा सवाल पढ़ता हूँ तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती।
There is an important role of accuracy of the information while using an MIS. The concerned user management must be actively involved in the development. मुझे ये ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा, मुझे ये भी ठीक लगा. ये क्यों नहीं ठीक लग रहा? मैंने कहा इसमें रोल ऑफ एक्यूरेसी नहीं होता है. ठीक है. मोर डेटा मीन्स मोर इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं होता. और ना ही कि इंफॉर्मेशन सुपर एक्यूरेट होना चाहिए. इनफैक्ट एमआईएस के अंदर ना की पैरामीटर्स और की मैट्रिक्स पे बात करते हैं, तो कुछ कुछ जगह पे एक्यूरेसी को, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी को त्यागा भी जाता है. राइट. सो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का कोई नीड नहीं है. एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का कोई नीड नहीं है. ओके, आई डोंट हैव वाटर विद मी. चलो कोई बात नहीं, अपने बाद में पी लेंगे पानी. 4-5 क्वेश्चन और करा देते हैं. In a meeting where MIS was decided to be developed, the IT steering committee accumulated all the concerned department managers. In a meeting where MIS was decided to be developed, the IT steering committee, I think अब ये words आपको अच्छे से मतलब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्लिक हो रहे होंगे. Accumulated all the concerned department managers and assessed their needs and assessed as to what could be an ideal MIS which could meet up the ideal needs of the management and is conducive of achieving the overall business objectives. The characteristic of an effective MIS highlighted in the above discussion can be accorded to. तो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी बात है जहां पे हम बोल सकते हैं कि MIS के लिए एकदम ठीक ठीक बात कह रहे हैं. ठीक है ना. तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी ने बोला कि भाई हमने सबको किसको इकट्ठा करा, हमने सब डिपार्टमेंट मैनेजर्स को इकट्ठा करा और फिर उनकी सारी नीड्स को जाना. ठीक है ना. और फिर हमने कहा कि उनको सर्व करे वैसा. तो आपको दिख रहा है मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है कुछ. वो दिख रहा है मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा फोकस है. हाँ, तो वो क्या बोल रहा है कि एमआईएस जो है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है. इसलिए स्टीयरिंग कमेटी इतना बात कर रही है मैनेजमेंट मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट आएगा तो मैनेजमेंट डायरेक्शंस देगा, अपना रिक्वायरमेंट्स देगा, वो मैनेजमेंट डायरेक्टेड हो जाता है. राइट. कोई लोग बोलेगा हैवी प्लानिंग भी तो दिख रहा है इसमें. मैंने कहा नहीं दिख रहा, अभी अभी तो सिर्फ बोला है. ठीक है. ये थोड़ी ना बोला है ये लंबा चौड़ा होने वाला है. Okay then, a manager while development of an MIS is of the opinion that for any MIS to be useful and helpful towards decision making should comply to the fact that any MIS report which contains detailed descriptions of all the situations would be relevant and desirable. Again बोल रहे too much of detail कोई कोई sense नहीं है. Right? Too much of detail is not always the sense. MIS पहली बात तो summary report पेश करता है. MIS क्या करता है? Summary report पेश करता है. तो एक तरह का myth है about MIS. Okay then. The system best suited the system best suited the system best suited to take decisions for situations that occur first time and do not have any past historic trace, or where past trends or precedent information cannot lead to good form of reporting system would वुड बी टू गो फॉर. कहाँ जाना चाहिए ऐसे केस में जहाँ आपको लगता है कि कोई पास्ट इंफॉर्मेशन है नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको EIS पे जाना चाहिए, टोटल ओवरऑल. राइट. जो सबसे ऊपर है, मतलब किसका पिताजी है? जो DSS का भी पिताजी. ओके देन, मिस्टर पवन, a very renowned chartered accountant is known for its expert advisory. For his कर लेते हैं इसको, for his expert advisory in the field of indirect tax. In light of recent developments at his home and his workplace, the firm in which he is a partner, he decides to develop an expert system so as to make available his knowledge as and when required. As and when required, even in his non-presence. Which of the following reasons do you think the development of expert system can be most appropriately assigned to? क्यों करना चाहते हो? Mr. Pawan is an expert and his charges for consultancy would be very high. Mr. Pawan cannot handle a lot of factors at a time as compared to data modeling techniques to be used by the expert system. I think B आंसर बहुत खराब होगा क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम वो बोल रहा है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन डलवा रहे हैं सिस्टम में. तो मिस्टर पवन बहुत होशियार है. ठीक है ना. तो बी पॉइंट तो सेंसिबल लगता ही नहीं है. देन expert system is not subjected to limitations of being busy.
एक्सपर्ट सिस्टम is not subjected to the limitations of being busy. और डी क्या बोल रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम इज नॉट सब्जेक्टेड टू फटीग, थकान तो उनको नहीं हुई है, उनके कुछ पर्सनल रीजंस है और वर्क प्लेस में कुछ डेवलपमेंट्स है, इज नॉट अवेलेबल, सो एक्सपर्ट सिस्टम बिजी नहीं है, एक्सपर्ट सिस्टम को कोई बिजी होने का लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, आप उस पर आके काम दे सकते हो, राइट, जबकि जो एक्सपर्ट है खुद वो बिजी रह सकता है ना किसी भी चीज को लेकर के। A finance and budgeting tool can be classified as a tool of business intelligence बोले, artificial intelligence बोले, MIS बोले, TPS बोले, क्या बोले, तो वो क्या बोलना चाहिए अपने को, वो क्या लगता है, what should you say this, ठीक है, should you call it a business intelligence, should you call it an artificial intelligence, should you call it MIS, should you call it TPS, so that's completely our call, अपने को लेना है कॉल, तो अपने क्या बोलेंगे इसको, हाँ क्या बोलेंगे इसको, बिजनेस, आर्टिफिशियल, एमआईएस की टीपीएस, तो पहली बात तो आप बोलोगे एआई की तो बात ही नहीं हो रही ना इधर, ठीक है ना, और फाइनेंस और बजटिंग का टूल है, टूल, टूल, तो टूल क्या होगा, टूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट, सो दिस इज इट एक तरीके से। और हमारा जो है पूरा का पूरा मैं कहूँगा कि एक तरीके का, एक टाइप का जो पूरा डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है ना, 2 MTPs करे हमने इस डिस्कशन में, एंड इट टेक्स ओवर 1 आवर टू कंप्लीट इट। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, एंड जस्ट इन केस आपको आंसर कोई वेरीफाई करना हो, कोई क्रॉस चेक करना हो, क्योंकि मैं तो बताते बताते बोल देता हूँ, काफी बार होता है ऐसा कि इसमें हो सकता है एक आध आंसर गलत हो, काफी बार तो नहीं होता, मतलब कितना होगा, रेयर चांसेस ही होते हैं, 2 या 3 बार ऐसा हो सकता है कि इसका और मेरा आंसर मेल ना खाए, तो ऐसे में आप मुझे इज्जत दीजिएगा, ठीक है, वैसे तो खा ही जाते हैं मेल, क्योंकि मैं रिव्यू किया हुआ एक ही सारा, लेकिन स्टिल कभी कभी क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है, तो वुड बी वेरी सॉरी फॉर दैट, जस्ट इन केस इफ दैट हैज हैपेंड, बट अपने एक तरफ से, अपनी ओर से तो हमने आपको समझा दिया है, और मेरे ख्याल में हम लोगों ने इस चीज को क्लियर भी कर दिया है, तो मेरी तरफ से एक बार के लिए तो आपका जो है कार्य, जो कार्यभार है वो उतरता है, और हम धीरे धीरे जो है और एड ऑन करते चलेंगे। सो ये मेरी तरफ से हो गया एक और डिस्कशन, और आप लोगों को बड़ा हेल्पफुल रहेगा, मैं फिर से एक नया डिस्कशन इनिशिएट करूंगा, एंड वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एज वेल। ओके, थैंक यू।